नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द करेंट स्टेटस एंड चैलेंजेस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड पर्सन की करेंट स्टेटस क्या है और चैलेंजेस क्या क्या आती हैं। तो आइए जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग की कुछ लाइनें हैं जिन पर चर्चा करते हैं। माई एडवाइस टू अदर डिसेबल्ड पीपल वुड बी concentrate on things your disability doesn't prevent your doing well and don't regret the thing it interfere with. Don't be disabled in spirit as well as physically. मतलब इनकी जो लाइन है अन्य विकलांगों की तरह इन्होंने बोला है कि मेरी जो भी डिसेबल्ड पीपल है उनको मेरी सलाह है कि हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपकी विकलांगता आपके अच्छा प्रदर्शन करने से नहीं रोकती है, और उस चीज पर पछतावा ना करें जो हस्तक्षेप करती हैं आत्मा के साथ शारीरिक रूप से भी अक्षम बने। मतलब जो डिसेबिलिटी है, इनकी जो लाइन है, इनका जो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी डिसेबिलिटी पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें उसकी वजह से जो चीज हम अच्छा कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, और हमें किसी चीज का पछतावा नहीं करना चाहिए। हमेशा स्पिरिट के साथ डिसेबल नहीं बनना चाहिए। फिजिकली है तो फिजिकल ही रहने देना चाहिए। हमारी जो आत्मा है वो अक्षम है हर चीज में, तो हमें उसे सक्षम नहीं बनाना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने करियर पे अपनी चीजों पर फोकस करना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन का जो स्कोप है, सबसे पहले तो हम इसमें डिसेबिलिटी पर फोकस करने वाले, डिसेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो है डिसेबिलिटी इन इंडिया, पहले वर्ल्ड लेवल पर करेंगे, फिर दूसरी डिसेबिलिटी इन इंडिया, इंडिया में डिसेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और थर्ड जो है डायमेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, सेंसस ऑफ इंडिया 2011। जो 2011 में सेंसस आया था जिसमें जनगणना हुई थी और सर्वे हुआ था, उसमें जो डेटा निकल के आया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी CRPD 2006 adopted by the United Nations describe disability as stating that disability result from the interaction between person with impairment and attitudinal and environmental barrier that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with other। मतलब जो डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, वो डिसेबल्ड पर्सन और उनके व्यवहार के प्रति जो इन्वायरमेंटल बैरियर है, उनके बीच बातचीत से जो उत्पन्न होने वाली बाधा है वो कहलाती है। जो दूसरों के साथ समान आधार पर, मतलब जो इक्वल पार्टिसिपेशन होता है या समाज में उनकी फुल्ली पार्टिसिपेशन होती है, उसकी जो भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है, उनमें संपूर्ण भाग बाधा डालती है। नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला टर्म कवरिंग इम्पेयरमेंट एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। इम्पेयरमेंट इज अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। इम्पेयरमेंट जो है वो एक तरीके की प्रॉब्लम है जो बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर में होती है। मतलब जो बॉडी की मूवमेंट होती है या बॉडी जो जिस तरीके से कार्य करती है उसमें प्रॉब्लम होती है, और स्ट्रक्चर में की बनावट में प्रॉब्लम होती है। एन एक्टिविटी लिमिटेशन इज अ डिफिकल्टी encountered by an individual existing a task or action। जब भी कोई काम करता है या गतिविधि करता है उसमें सीमा उसकी में हानि उत्पन्न होती है, उसकी मतलब एक्टिविटी लिमिटेशन होती है, टास्क करने में दिक्कत होती है जब कोई इंडिविजुअली टास्क कर रहा हो। While a participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situation, thus disability is a complex phenomena reflecting an interaction between feature of a person's body and feature of the society in which he or she lives। मतलब ये एक अम्ब्रेला का टर्म है जिसमें जो इम्पेयरमेंट होती है वो गतिविधि की लिमिटेशन होती है, एक्टिविटी लिमिटेशन और भागीदारी पर रिस्ट्रिक्शन शामिल है। इम्पेयरमेंट शरीर के कार्य या संरचना की एक समस्या है। एक गतिविधि सीमा एक कार्य या कार्रवाई को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है, जबकि एक भागीदारी प्रतिबंध जीवन स्थितियों में भागीदारी में एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या है।
इस प्रकार विकलांगता एक जटिल घटना है, मतलब एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो किसी व्यक्ति के शरीर में विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच बातचीत को दर्शाती है जिसमें वो रहता है। तो अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी जो है जिसके इम्पेयरमेंट इज अ प्रॉब्लम इज बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, यानी मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, फंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है, एक्टिविटी लिमिटेशन में डिफिकल्टी होती है। जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं या टास्क करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, उसके पार्टिसिपेशन में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से उनकी जो विशेषताएं हैं उसको दर्शाती है। डिसेबिलिटी इन इंडिया की अगर हम बात करें, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें, तो ये जो एक्ट है इसने पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिप्लेस किया। इसका जो फुल नेम है आरपीडब्ल्यूडी, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल्ली पार्टिसिपेशन एक्ट। The act replaced the Person with Disability, Equal Opportunity, Protection of Right and Fully Participation Act 1995. It fulfilled the obligation to the United Nations Convention on the Right of Person with Disability। मतलब इसने जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, यूएनसीआरपीडी है, टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी। ये जो एक्ट है, ये जो डिसेबल्ड पीपुल हैं उनके समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लेता है। इसने रिप्लेस किया जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था जो 1995 में आया, उसको रिप्लेस किया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल्ली पार्टिसिपेशन एक्ट में। तो ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन यूएनसीआरपीडी के जो भी कर्तव्य थे, जो भी डिसेबल ड्यूटीज थी या राइट हैं, उनके दायित्वों को पूरा करता है और इसमें भारत एक सिग्नेटरी का रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं, द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 7 as defined in the Person with Disability, Equal Opportunity, Protection of Right and Fully Participation Act 1995. 21 and the central government will have the power to add more types of disability. अगर हम बात करें विकलांग व्यक्तियों के प्रकारों को, तो अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उसमें 7 डिसेबिलिटी थी, लेकिन जो अभी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 2016 में, उसमें इसको बढ़ाकर 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को शामिल कर दिया गया। केंद्र सरकार के पास अधिक प्रकार के विकलांगताओं को जोड़ने की शक्ति होगी। डायमेंशन ऑफ डिसेबिलिटी सेंसेस ऑफ इंडिया 2011। अब मतलब डिसेबिलिटी का जो पहलू है या जो डायमेंशन है उसके बारे में जानते हैं। सेंसेस जो आया था 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें जो सर्वे हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन दिस सेक्शन द एनालाइज ऑफ डायमेंशन ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया is based on the result of the census 2011 and the discussion are on number of disabled, distribution of disabled by types of disability, age group, educational level and employment status. In census 2011 information on 8 types of disability was called। मतलब इस खंड में भारत में विकलांगता के आयामों का विश्लेषण जनगणना जो 2011 के परिणाम पर आधारित है। इसमें चर्चा विकलांगों की संख्या, विकलांगों के प्रकार, आयु समूह, शैक्षिक स्तर, रोजगार की स्थिति द्वारा विकलांगों के वितरण पर है। इसमें 2011 की जनगणना में 8 प्रकार की विकलांगता पर जानकारी एकत्रित की गई थी। मतलब अगर हम बात करें, जो 2011 वाला सेंसस आया था उसमें जो डिसेबिलिटी की जानकारी एकत्रित की गई थी, उसमें 8 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी देखने को मिली थी जिसमें उनका डेटा कलेक्ट हुआ था। और इसमें कुछ परिणाम निकले थे, जैसे उन पर चर्चा किया गया था, जैसे डिसेबल्ड की संख्या कितनी है, कौन कौन से टाइप के हैं, आयु और समूह क्या है, शैक्षिक स्तर क्या है और रोजगार की स्थिति क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में पता लगा था। As per the census 2011, out of the 121 crore population in India, 2.68 crore person were enumerated as disabled,
which was 2.21 of the total population among the disabled population. 56% was male and 44% were females. मतलब जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ आबादी में से 2.68 करोड़ व्यक्तियों को विकलांग के रूप में गिना गया था, या मतलब जो पॉपुलेशन कलेक्ट हुई थी उसमें 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति थे, जो कुल आबादी का 2.21% था। विकलांग आबादी में 56% पुरुष थे और 44% महिलाएं थी। अब इसकी टेबल देख लेते हैं। तो जो ये टेबल है, टोटल पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया सेंसस 2011। तो इसमें जो नॉर्मल पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार इंडिया की, सॉरी, इसमें जो पॉपुलेशन इंडिया 2011 डिसेबल्ड पर्सन इंडिया जो है, इसमें देख लेते हैं 2011 में पर्सन है 121.08 करोड़, और जो मेल है 62.32 करोड़, फीमेल जो है 58.76 करोड़। और दूसरा जो देखते हैं, दूसरी जो टेबल देखेंगे उसमें पॉपुलेशन इंडिया 2011 डिसेबल्ड पर्सन इंडिया 2011, इसमें पर्सन जो है 2.68 करोड़, मेल जो है 1.50 करोड़ और फीमेल जो है 1.18 करोड़। नेक्स्ट हम बात करें तो सोशल ग्रुप के पॉपुलेशन की जो जनगणना हुई थी उसके बारे में जानते हैं, सोशल ग्रुप के बारे में, जिसमें SC ST और अदर देन SC ST थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शो द proportion of disabled by social group in India during 2011. The percentage of disabled population among male and female are 2.41% and 2.01% respectively at all India level as well as at level disaggregated by various social groups. The proportion of disabled in the corresponding population is higher for female than male. इसमें जो फीमेल की संख्या थी वो ज्यादा थी और मेल की कम थी। तो देखते हैं सोशल ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन अगर हम पर्सन की देखें तो 2.21 है, मेल की देखें तो 2.41 है, फीमेल की देखें तो 2.01 जो टोटल पॉपुलेशन है। अब इसमें हम SC की देखते हैं तो SC की है 2.45%, और अगर हम मेल की देखें तो 2.68 और फीमेल की देखें तो 2.2। ST की अगर हम देखें तो 2.05% और मेल में 2.18, और अगर हम फीमेल की देखें तो 1.92। तो ये है हमारी सोशल ग्रुप की टोटल सेंसस जो 2011 के दौरान कलेक्ट की गई थी। नेक्स्ट जो टेबल है डिसेबल्ड पॉपुलेशन बाय टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया सेंसस 2011। अब जो डिसेबिलिटी के टाइप्स के आधार पर जो डेटा कलेक्ट किया गया था या जो आंकड़े एकत्रित हुए थे उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन सीइंग, जिनको देखने में प्रॉब्लम है यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट के लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 19% थी, और जिनको हियरिंग प्रॉब्लम थी यानी कि सुनने में समस्या थी उनकी भी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 19% यानी कि 19%। इन स्पीच, जिनमें स्पीच इंपेयरमेंट है या स्पीच डिफिकल्टी थी वो 7% थी। मूवमेंट में जिनको चलने फिरने और गति करने में प्रॉब्लम थी वो 20% थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटल रिटार्डेशन की, तो मेंटल रिटार्डेशन में 6% की थी, और मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें तो 3%। मेंटल इलनेस के जो व्यक्ति पाए गए वो 3% व्यक्ति थे। एनी अदर डिसेबिलिटी के जो व्यक्ति थे वो 18% और मल्टीपल डिसेबिलिटी के 8% व्यक्ति। नेक्स्ट बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेक्स टाइप परसेंटेज इन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया। अब इसमें जेंडर के हिसाब से मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया, तो उनकी जो परसेंटेज हैं वो परसेंटेज में हम देखते हैं जो सेंसस जो आंकड़े इकट्ठा हुए थे। तो विजुअल इंपेयरमेंट का अगर हम देखें, मेल का, मेल है पर्पल कलर और फीमेल का है रेड कलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल की जो पॉपुलेशन थी वो कितने परसेंट थी विजुअल इंपेयरमेंट की। तो मेल की जो विजुअल इंपेयरमेंट की यानी कि जिनको देखने में समस्या थी वो थी 52% और फीमेल है 48%।
नेक्स्ट, जिनको हियरिंग में समस्या थी यानी कि सुनने में समस्या थी वो पुरुष हैं 53% और महिलाएं हैं 47%। स्पीच डिफिकल्टी या स्पीच डिसऑर्डर के व्यक्ति जितने पाए गए, पुरुष 56% पाए गए और महिलाएं 44%। मूवमेंट की प्रॉब्लम जिनमें थी वो व्यक्ति पाए गए 62% और जो महिलाएं थी वो 38%। मेंटल रिटार्डेशन के जो व्यक्ति थे वो 58% थे पुरुष और महिलाएं 42%। मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो व्यक्ति पाए गए थे 58% और महिलाएं 42%। और नेक्स्ट, एनी अदर डिसेबिलिटी अगर हम बात करें तो जो पुरुष थे वो 55% और महिलाएं 45%। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मल्टीपल डिसेबिलिटी की, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी की जो संख्या है वो 55% पुरुष की है और महिलाओं की 45% की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ स्कूल अटेंडेंस। जो स्कूल का अटेंडेंस था उसका स्टेटस क्या था, तो अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड किया वो उनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 61% थी। दूसरी अगर हम बात करें अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अर्लियर, जिन्होंने बहुत ही जल्दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था, उनकी परसेंटेज जो है वो 12% है। और जिन्होंने एजुकेशनल अटेंडेंस कभी भी नहीं अटेंड किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कभी भी अटेंड नहीं किया, उनकी उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 27% है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन परसेंटेज बाय वर्क स्टेटस इन इंडिया, वर्क स्टेटस के आधार पर कितने व्यक्ति थे मेल और फीमेल में, जिनकी टोटल पॉपुलेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो वर्कर का जो कलर है वो पर्पल है और नॉन वर्कर का कलर जो है वो रेड है। तो सबसे पहले हम इसमें जो पॉपुलेशन है पर्सन मेल और फीमेल की अर्बन और रूरल में कितनी है वो जानेंगे। तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें पर्सन की, वर्कर की जो पॉपुलेशन है पर्सन की वो 36% पर्सन है जो वर्किंग है, जो काम कर रहे हैं, और जो 64% है वो नॉन वर्कर हैं जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं। मेल की अगर हम संख्या देखें तो 47% मेल हैं और 47% मेल वर्कर हैं और 53% नॉन वर्कर हैं अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल जो है वो जॉब कर रही है, 23% महिलाएं जॉब कर रही हैं और 77% महिलाएं हैं जो बिना जॉब के अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूरल एरिया में पर्सन की। तो रूरल एरिया में जो पर्सन है जिसमें जो वर्कर हैं वो 38% है और जो नॉन वर्कर हैं वो 62% है। मेल की जो संख्या है 47% मेल वर्कर हैं और नॉन वर्कर जो है वो 53% है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल की, 25% फीमेल हैं और जो वर्किंग है और 75% फीमेल हैं जो कहीं भी काम नहीं कर रही रूरल एरियाज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में, तो पर्सन की जो जॉब करने का डेटा है वो 34% है जो वर्किंग है और 66% है जो नॉन वर्किंग है। जिसमें से मेल की जो संख्या है अर्बन में जॉब करने की 47% है और 53% है अर्बन एरिया में जो जॉब नहीं कर रहे हैं। फीमेल की अगर हम संख्या देखेंगे तो 16% फीमेल ऐसी हैं जो जॉब कर रही हैं और 84% फीमेल ऐसी हैं जो जॉब नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में आती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो पहला है फिजिकल बैरियर, यानी कि शारीरिक बाधाएं जो उत्पन्न होती हैं मनुष्य को, जो डिसेबल्ड पर्सन है जिनको शारीरिक बैरियर उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी का व्यक्ति है तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, बिल्डिंग चढ़ने में, ट्रांसपोर्ट चढ़ने में, और बहुत ज्यादा चैलेंजेस आती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल में एक्सेसिबिलिटी इशूज इन बिल्डिंग, public transport and public space can be challenging for
चैलेंजिंग फॉर दोज विद फिजिकल डिसेबिलिटी। मतलब अगर हम एक्सेसिबिलिटी इशू देखें तो सबसे ज्यादा क्या होती है, बिल्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सार्वजनिक स्थानों में पहुंचने के मुद्दे जो होते हैं, जो शारीरिक लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जैसे आने जाने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग चढ़ने में दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट में जाने में दिक्कत होती है। तो हर जो जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत सारी फिजिकल बैरियर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं सोशल स्टिग्मा, discrimination, stereotype, and social exclusion can impact on self-esteem and opportunities. सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये डिसेबल्ड है, ये नॉन डिसेबल्ड है, ये नहीं कर सकता, इस टाइप की चीजें, सामाजिक बहिष्कार किसी के आत्मसम्मान और अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। सोशल स्टिग्मा, जैसे कि आप डिसेबल्ड हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी लोग नॉर्मल सदस्य को देते हैं, जितना डिसेबल्ड पर्सन को नहीं मिलती उससे कहीं ज्यादा नॉर्मल पर्सन को मिलती है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वो है कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैरियर होता है सोशल स्टिग्मा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में डिफिकल्टी इन फाइंडिंग सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी ड्यू टू बेसिस और फिजिकल लिमिटेशन। इसमें जॉब को, सुटेबल जॉब को ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे अवसर कम मिलते हैं, बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकल डिसेबल्ड है या फिर किसी भी टाइप का डिसेबल्ड है, तो अगर वो कहीं पे भी अपना रिज्यूमे भेजता है या फिर कहीं पे जॉब करना चाहता है, तो सबसे पहले लोग उसकी एबिलिटी ना देख के सबसे पहले डिसेबिलिटी देखते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, आप डिसेबल्ड हो, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, आप खड़े होकर पढ़ा नहीं सकते, आप बच्चों के साथ नहीं चल सकते, आप बच्चों को देख नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लिमिटेशन होती हैं जो सामने आती हैं कि हम इंक्लूजन पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बच्चों को, हम एक्सेसिबिलिटी पढ़ा रहे हैं, हम इंक्लूजन पढ़ा रहे हैं, हम डाइवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इंक्लूजन नहीं होता है। यहाँ पे जब भी हम कहीं जॉब करने के लिए देखते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, तो हमारे आड़े आ जाती है हमारी डिसेबिलिटी कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे बैरियर हैं जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, और खासकर फीमेल के साथ बहुत होता है कि आप फीमेल हो, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कैसे जॉब करोगे, आप वो कैसे कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है, इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशन की। लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन और अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन में क्या होता है, शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या उचित आवास तक सीमित पहुंच। कभी कभी क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है और डेफ है, वो कहीं पे पढ़ाई कर रहा है, तो होता क्या, लोग जितना नॉर्मल बच्चों पर ध्यान देते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं उन पर ध्यान देते हैं, उतना डिफरेंटली एबल्ड बच्चों पर ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा या फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है उनके अप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, बैरियर आती हैं कॉन्सेप्ट को सीखने में, चीजों को लर्न करने में, या टीचिंग मेथड उनके हिसाब से नहीं होता है, या चीजों में अडोप्टेशन नहीं होता है, एकोमोडेशन नहीं होता, मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। Challenges in accessing adequate healthcare service that cater to specific disability related need। मतलब इसमें क्या होता है, हेल्थ केयर को लेके भी बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में चुनौतियां जो विशिष्ट विकलांगता से संबंधित जरूरतों को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है या कोई डिसेबिलिटी है जिसमें मेडिसिन चाहिए, एडुकेट केयर सर्विस चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाती है उन तक पहुंचने के लिए, सही से सुविधाएं नहीं होती हैं या फिर दूर होती हैं, तो आने जाने में दिक्कत, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, हायर कॉस्ट ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस, असिस्टिव डिवाइस और सपोर्ट सर्विस।
इसमें क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है किसी किसी की फैमिली की, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं, सपोर्ट सर्विस होती है, उनकी कॉस्ट हम नहीं पे कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे एजुकेशन की फी नहीं है या फिर असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, वो अच्छे वाले चाहिए, वो बहुत महंगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये भी एक तरीके की बाधा है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यूजफुल है। अगर यूजफुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि कहीं पे कुछ सुधारने की ज़रूरत है या फिर मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ अपने तरीकों में या फिर चीज़ों में, तो आप मुझे बता सकते हो। और आपके जो भी कंफ्यूजन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।